हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक फ्रेश टॉपिक होने वाला है फ्रॉम द क्लास 11th और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, बिकॉज इस टॉपिक से कनेक्टेड आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये चैप्टर पूरे के पूरे आपके 11th क्लास के कोर्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है, मैक्सिमम बच्चों का एक फेवरेट चैप्टर बन जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं, चैप्टर का नाम जल्दी से डिस्क्लोज करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है बेटा डेप्रीशिएशन। एग्जैक्टली डेप्रिशिएशन। अगर आपके स्कूल के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है तो आपको पता होगा एग्जैक्टली डेप्रिशिएशन होता क्या है ना। डेप्रिशिएशन की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिशिएशन इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। और डेप्रिशिएशन एग्जैक्टली है क्या, डेप्रिशिएशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, बिकॉज अगर आपके प्रीवियस चैप्टर्स हो चुके हैं जिसमें आपका जनरल है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है, तो वहां पर हम लोगों ने डेप्रिशिएशन की केवल डेफिनेशन के बारे में बात की थी, दैट्स इट, है ना। तो सबसे पहले हम वही कवर करने वाले, तो मेरे साथ साथ आप नोट से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिले। ओके तो एज जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डेप्रिशिएशन। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि मीनिंग क्या होता है डेप्रिशिएशन का। उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि डेप्रिशिएशन का अगर मार्क्स की मैं बात करूँ तो अराउंड 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर 11th क्लास में आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो डेप्रिशिएशन है बेसिकली उसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है नंबर 6। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिकली क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिंपल सा मतलब होता है जिस कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दिए गए हैं। हर एक चीज का ट्रीटमेंट कुछ पर्टिकुलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिजाइन करते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 जो है, जब आप उसे थॉरोली रीड करोगे, पूरा प्रिंसिपल रीड करोगे, पूरा का पूरा लॉ रीड करोगे, उसमें आपको मिलेगा कि एग्जैक्टली डेप्रिशिएशन, जब आप टेंजिबल एसेट्स की बात करते हो, किसी भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स के ऊपर अगर डेप्रिशिएशन लगाना पड़ता है तो वो किस तरीके से लगाया जाता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स आप यूज करोगे, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 जो डेप्रिशिएशन के बारे में है, हम वो आज पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं जितना आपके 11th क्लास के कोर्स में अवेलेबल है। हालांकि डेप्रिशिएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे तब आपको सीखने को मिलेगा। अभी के लिए हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं वो 11th क्लास के लेवल का करने वाले हैं। उसका बेसिक्स आज हम कवर करेंगे, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। ओके, तो पहले बात करते हैं मीनिंग के बच्चों। बेटा देखो मीनिंग, अब मीनिंग की अगर मैं बात करूं, मीनिंग में सबसे पहली बात आती है कि डेप्रिशिएशन एग्जैक्टली क्या होता है। डेप्रिशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, आप इसे मेरे साथ साथ नोट बना सकते हो, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। देखो बेटा फिक्स में टेंजिबल एसेट्स की बात की गई है केवल, तो फिक्स एसेट्स में भी दो एसेट्स माने जाते हैं आपके, एक तो फिक्स में आपका इंटेंजिबल भी आता है और टेंजिबल भी आता है। बट हम डेप्रिशिएशन किसके लिए पढ़ रहे हैं, डेप्रिशिएशन लगता है केवल और केवल किसके ऊपर बेटा, फिक्स के अंदर, वो भी टेंजिबल एसेट्स में। एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां पे किस वजह से लगता है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड छोटा सा पॉइंट और निकल के आता है कि एक तो इस वजह से लगता है डेप्रिशिएशन आपका, दूसरा ड्यू टू टाइम, ठीक है, आपका टाइम की वजह से लग गया, छोटा मोटा पार्ट है क्या, और कुछ एक्सेट्रा कुछ और टर्म्स भी हैं जिसके बाद मैं वो सारे लिखवा दूंगा आपको कि किन किन वजह से आपका डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है आपको कि एक्सक्लूडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, किसके ऊपर चार्ज होता है, ये फिक्स टेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। यही ब्रैकेट में आप मेंशन कर लेना, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब इसको छोड़कर, कौन किस चीज को छोड़कर, लैंड, एग्जैक्टली किसी भी प्रॉपर्टी को, लैंड को छोड़कर जितने भी एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो फर्नीचर हो गया, चाहे वो मशीनरी हो गया, है ना, चाहे वो प्लांटर मशीनरी हो गया आपका, ठीक है, कोई आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनके ऊपर तो डेप्रिशिएशन लगेगा। तो सर व्हाट अबाउट द लैंड, हमने लैंड को छोड़ क्यों दिया, क्योंकि किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जिसमें रिडक्शन आता है ड्यू टू द टाइम आप यूज कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम होने वाली है ना। इट इज जस्ट लाइक दैट, मैंने आपने गाड़ी खरीदी, परचेज करी बिजनेस पर्पज के लिए, है ना, आपने एक गाड़ी खरीदी, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक मोटर व्हीकल परचेज किया, मोटर व्हीकल परचेज किया फॉर द एट अ कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज, है ना, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, आपने 10 लाख रुपए का गाड़ी परचेज किया। अब मैंने बोला कि भाई 3 साल के बाद एग्जैक्टली आफ्टर 3 ईयर्स क्या इस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए ही रहने वाली है या कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है सर कम हो जाएगी। हम एग्जांपल लेते हैं कि ऑन एन एवरेज बेसिस हम 10% का वैल्यू रिडक्शन देखते हैं, तो 3 साल के बाद एग्जैक्टली कितनी वैल्यू रहने वाली है, 7 साल, तो आपके 7 लाख रुपए, है ना, यही होने वाला है।
परफेक्ट। इसी तरीके से अदर एसेट्स के साथ भी यही होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आता है, उस वजह से क्या होता है आपका टाइम टू टाइम जो आप यूज कर रहे हो डाटा, जो भी आप एसेट्स यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू में कमी आती है, ठीक है ना। आप रोड पे गाड़ी लेके चलोगे तो अंदर के पार्ट्स जो है वो जो मूवेबल पार्ट्स है वो मूव करेंगे, उसमें घिसावट आएगी, है ना, वो डिग्रेड करेंगे। रोड पे चलोगे तो एक्सीडेंट भी होगा, तो उसकी वजह से जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं जो उसके, उसमें भी डैमेज वगैरह होगा, तो उसकी वजह से भी वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो किसी भी तरीके का फिक्स टेंजिबल एसेट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और जो डिक्रीज हुआ है यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका, डिफरेंस कितना है सर डिफरेंस बेटा 3 लाख रुपए का डिफरेंस आया ना, इस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस डिफरेंस को ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ। डेप्रिसिएशन को मैंने जो आपको वर्ड बताया, मैंने क्या बोला बेटा, डेप्रिसिएशन को हिंदी में अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन हिंदी, तो बेटा हिंदी में सिंपल सा मतलब होता है घिसावट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, घिसावट। क्लियर। अब लैंड को हम क्यों एक्सक्लूड कर दे, लैंड को एक्सक्लूड इसलिए कर देता है बिकॉज लैंड क्या है, एक ऐसा आइटम है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जो लैंड है ऑल ओवर द अर्थ की अगर बात की जाए वो लिमिटेड है ना, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, 2 के 11, है ना, तो चलती जा रही है सारी चीजें, हम लोग क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, लेकिन रिसोर्स जो अवेलेबल है लैंड का वो लिमिटेड है, इसी वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है। अब डिमांड अगर बढ़ेगी जाहिर सी बात है तो प्राइस आपका इंक्रीज करेगा ही करेगा, ये आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। स्कैरसिटी, उसी पॉइंट के तहत आपकी लैंड एक्सक्लूड कर दी जाती है क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसे हम कुछ और नाम से जानते हैं जिसको मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूं आपको, तो पहले भी देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। ओके, तो देखो डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमें क्लियर है कि डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या लिखा है मैंने आपको, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, लैंड को छोड़कर, है ना। उसके अलावा क्यों होता है ये, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से ये आपका खर्चा देखने को आपको मिल जाता है। आप पॉइंट आता है कि सर ये एग्जैक्टली होता क्यों है ना, किस वजह से, क्या रीजंस वगैरह रहते हैं हमारे पास, तो मैं कॉजेज भी आपको लिखवा देता हूं एक बार कि आप कॉजेज भी यहाँ पे मेंशन आउट कर सकते हो कि किस तरीके के कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से आपका ये नुकसान वगैरह डिडक्शन देखने को आपको मिलता है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं अभी, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, किस वजह से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, लगता है। तो सबसे पहला कॉज आपके पास क्या निकल के आता है, नॉर्मल यूजेज। एक तो नॉर्मल आप तरीके से यूज कर रहे हो उस वजह से आपका वैल्यू रिडक्शन देखने को मिलेगा, है ना, तो नॉर्मली जितना आप यूज कर रहे हो उस वजह से आपका रिडक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा, इसे हम नॉर्मल यूज बोलो या फिर आप इसे बोलो कांस्टेंट यूज बोल सकते हैं इसे हम बच्चों, कि कांस्टेंट बेसिस पे आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो, इस वजह से हमारा जो है वैल्यू में रिडक्शन देखने को मिलेगा। या फिर ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम, हर एक पर्टिकुलर एसेट्स का ना एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने गाड़ी एक बार परचेज कर ली 10 साल के लिए, 10 लाख रुपए की, तो गाड़ी हमेशा के लिए हो गई। एज पर द लॉ पेट्रोल जो गाड़ियां अवेलेबल हमारे पास है अभी जो चलती हैं हमारे पास, उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है बेटा, 15 साल है। डीजल गाड़ियों को 10 साल के आसपास का है ना। तो उसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपने आज की डेट में अगर आज परचेज कर लिया आपने, तो इसका मतलब क्या है, आज से लेके अगर ये डीजल गाड़ी हम लोगों ने परचेज की हो तो आज से लेके 10 साल 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स क्या हो गया इसकी, सर 10 ईयर्स इसकी लाइफ हो जाती है, तो 10 साल ही इसकी लाइफ है हमारे लिए। तो हर साल जैसे जैसे टाइम निकलेगा इसकी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, बाय द एक्सपायरी ऑफ टाइम, आप इसे यूज कर सकते हो, बाय द एक्सपायरी ऑफ टाइम, इस वजह से भी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और इसके अलावा और क्या होता है बेटा, बाय एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट में अगर आपकी कोई पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स अगर एंगेज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसके स्पेयर पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आप रिपेयर कराते हो, रिपेयर की हुई चीज़ की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी ही करेगी, तो इस वजह से भी आपका डिक्रीज होगा। दूसरा, बाय डिप्लीशन। अभी डिप्लीशन एग्जैक्टली क्या होता है, डिप्लीशन के बारे में मैं थोड़ी देर में अभी समझाने वाला हूं आपको, डिप्लीशन एग्जैक्टली होता क्या है ना। डिप्लीशन का मतलब किस पे डिप्लीशन लगेगा, क्या होगा। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बाय ऑब्सोलेंस, बाय ऑब्सोलेंस। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है सिंपल है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है तो क्या होता है, पुराने वाले प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे एप्पल का आईफोन की अगर हम बात करें, जब आता है तो बड़ा धमाके के साथ आता है ना, बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक होता है एकदम से। और जैसे ही नया प्रोडक्ट आता है, अभी आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ करंट सिनेरियो में, आज के टाइम पे जो हाईएस्ट मॉडल चल रहा है एप्पल का, वो चल रहा है एप्पल का आई थिंक आईफोन 14 मैक्स प्रो या प्रो मैक्स आई गेस। अब जैसे ही 15 निकलेगा, आईफोन 15 जैसे ही लॉन्च होगा तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस मॉडल हैं इसके 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, इनके प्राइस में ऑटोमेटिकली ड्रॉप देखने को मिलेगा। रीजन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। जैसे जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है, पुरानी टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बाय ऑब्सोलेंस। क्लियर हुआ, ठीक है सर। उसके बाद अभी ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। क्लियर हुआ,
ठीक है सर। अभी एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं बच्चों की डेप्रिसिएशन। हमने ये तो समझ लिया कि डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे लगता है, क्या लगाया जाता है। मैं आपको 3 वर्ड्स देने वाला हूँ यहाँ पे। इन तीनों वर्ड्स का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये वाइवा के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। देखो डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ, मैं तीनों के तीनों वर्ड्स पहले लिख लेता हूँ एक बार, आपको नोट्स बना सकते हो आप इनके अंदर। डेप्रिसिएशन एक मैंने आपको वर्ड दिया था, है ना, जो अभी हमने सीख लिया कि डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है। उसके अलावा एक और वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अमोर्टाइजेशन, है ना, अमोर्टाइजेशन। उसके अलावा एक वर्ड और होता है बच्चों जिसका मतलब होता है डिप्लीशन, डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब। और एक वर्ड और होता है जिसका मतलब होता है एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन। ठीक है, अब इन तीनों का मतलब एग्जैक्टली क्या है, देखो तीनों के मतलब की अगर बात करो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन की हम बात करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन रिडक्शन दिखाता है। किस में रिडक्शन दिखाता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू रिडक्शन रिड्यूस करता है? ये वैल्यू रिड्यूस करता है फिक्स टेंजिबल एसेट्स की। बस ये आपका रिडक्शन दिखाएगा किसमें? फिक्स्ड वाले जितने भी टेंजिबल हैं उनके अंदर रिडक्शन दिखाता है। एक्सक्लूडिंग क्या सर? एक्सक्लूडिंग लैंड। ये सेम पॉइंट हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन, बिकॉज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसके बाद ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अमोर्टाइजेशन के ऊपर। नाउ व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? बेटा अमोर्टाइजेशन भी एग्जैक्टली सिंपल वही है, ये भी रिडक्शन ही दिखाता है, लेकिन रिडक्शन किस में दिखाएगा? ये रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ। किस में दिखाएगा रिडक्शन? सर ये रिडक्शन दिखाता है इनटेंजिबल एसेट्स में। तो जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स, ये उसके अंदर आपका रिडक्शन दिखाएगा। सर इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? तो बेटा इनटेंजिबल एसेट्स के मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे आपके पास क्या हो गया बच्चों? सर गुडविल, परफेक्ट, गुडविल हो गया आपका, है ना, पेटेंट्स हो गया, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गया। देखो बच्चों मैंने कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ना कि कंप्यूटर, है ना। ये हो गया हमारे पास। कॉपीराइट हो गया आपके पास, तो कॉपीराइट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। ट्रेडमार्क आपके पास निकल के आ गया। तो ये सब क्या है बच्चों? सर ये सब हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। एग्जैक्टली इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जब रिडक्शन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे आप क्या बोलोगे? अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन इज फॉर अ टेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग लैंड। और जितने भी अमोर्टाइजेशन किसके लिए इस्तेमाल करोगे आप? जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए आप इस्तेमाल करोगे हमेशा क्या? अमोर्टाइजेशन। ये 4 जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं अभी, ये वाइवा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन निकल के आता है वाइवा का, तो मैक्सिमम चांस है कि इन चारों में से कोई भी एक पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। आपकी मैम पूछ लेंगी या जो भी आएगा आपके स्कूल में 11th क्लास में, तो स्कूल की मैम भी पूछती है वाइवा वगैरह में, है ना। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा डिप्लीशन पे। नाउ व्हाट इज डिप्लीशन? डिप्लीशन की मैं अगर बात करूं, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? डिप्लीशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द नेचुरल रिसोर्सेज, रिडक्शन इन द नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर मैं बात करूं वास्टिंग एसेट्स। जितने भी वास्टिंग एसेट्स होते हैं, ये सर वास्टिंग एसेट्स ये कौन सा नया टर्म आ गया, है ना? बिकॉज आपने टेंजिबल सुना, आपने इंटेंजिबल सुना, है ना, करंट सुना आपने, है ना, नॉन करंट भी सुन लिया आप लोगों ने। बट ये वास्टिंग एसेट्स क्या होता है? वास्टिंग एसेट्स बेटा क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको यहाँ पे निकाल के दूं, तो बेटा सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आता है कि जितने भी आपके पास कोल माइंस होते हैं ना, अब कोल माइन क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है ना। आप कोल माइंस में से कोयला निकालते रहोगे, लेकिन उससे होता क्या है? जितने भी कोयला निकलेगा वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, ये निकलते ही रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। और कोयले आपके ऑयल वेल्स होते हैं ना, ऑयल वेल्स होते हैं आपके, जिसमें से क्या है? तेल के कुएं। तो वहां पे वो भी तो नेचुरल रिसोर्सेज ही एक तरीके का। तो वहां से भी कितना टाइम तक कोयला निकलेगा, कितने टाइम तक तेल निकलेगा, है ना। पेट्रोलियम रिसोर्सेज जितने भी निकलते हैं वो सारे सारे क्या है? ऑयल वेल्स के अंदर आते हैं। तो इनमें इनको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप देखो तो इनमें जब कमी आती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन का नाम दिया जाता है। क्लियर? लास्ट वर्ड दैट इज एप्रिशिएशन। बेटा एप्रिशिएशन क्या होता है? बेटा एप्रिशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। किसी भी टेंजिबल एसेट्स में आपका अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एप्रिशिएशन। दैट मींस डेप्रिशिएशन का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है एप्रिशिएशन। क्लियर? जैसे लैंड,
लैंड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है। अब जब वैल्यू इंक्रीज करेगी तो होगा क्या बेटा, इंक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या होगा, एप्रिशिएट करेगा। मैंने बताया था ना, लैंड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ द डिमांड, है ना। तो लैंड की वैल्यू जो इंक्रीज करती है ना, जितना वो इंक्रीज करेगी उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एप्रिशिएशन। आई होप ये चारों लेटर्स का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो जी, इससे आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने साथ साथ नोट्स मेंटेन कर लिए होंगे। अभी हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे अपने पास कि कितने तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। पहला टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं जो अगेन एमसीक्यू लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को आपको मिल ही जाता है एग्जाम में। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम इसको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलने वाले हैं अभी। ओके, आई गेस आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होने वाला है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, जहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चों, हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं अपने पास कि एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे की जाती है एनुअल डेप्रिसिएशन की। तो यहाँ पे हम छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे पहले, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट्स के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, कि क्योंकि डेप्रिसिएशन देखो बेटा क्या है, डेप्रिसिएशन सिंपल सी बात है, एक ऐसा खर्चा है जो कि एनुअली चार्ज किया जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट और साइड में आप नोट डाउन कर सकते हो कि डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं कि ये एग्जैक्टली किस तरीके का पार्ट है, देखो डेप्रिसिएशन के ऊपर ना 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आप इसे क्या मानते हो, एक नॉन कैश एक्सपेंस के तरीके से ट्रीट किया जाता है, बिकॉज आपको एग्जैक्टली किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसे एज एन खर्चा, एज एन एक्सपेंस आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन जब हम एंट्रीज पास करते हैं तो डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। क्यों, क्योंकि वो उसे हमने एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया है, और खर्चा होने की वजह से ही हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जब हम आगे चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम, तब हम डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं टू कैलकुलेट अ करेक्ट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। क्लियर, तो ये एक तरीका क्या है बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस। दूसरा, इट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस। ये क्या है, ये एक तरीके का फिक्स एक्सपेंस भी है। आप चाहो या मत चाहो डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन से आप बच नहीं सकते। आप ये सोचो चलो ठीक है इस साल नहीं लगाते क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं, डेप्रिसिएशन आपको लगाना ही लगाना है। वेदर आपका एसेट्स यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर। आपने गाड़ी परचेज की 3 साल तक, आपने उसे इस यूज नहीं किया, जैसा शोरूम से लेके आया था, जैसे शोरूम में खड़ी हुई थी वैसे आपने घर पे लाके खड़ी कर दी, यूज ही नहीं की, तो क्या उन 3 सालों में उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगी, क्या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, डेफिनेटली चार्ज होगा। जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आप उसे एज एन एक्सपेंस मानते हुए, फिक्स्ड एक्सपेंस मानते हुए क्या करोगे, आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे ही करोगे। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हो आप यहाँ पे, इट इज डेबिटेड। आप इसको कहां डेबिट करते हो, इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस। आप इसको एक्सपेंस मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। पहला क्या है बेटा, सबसे पहला सर हमारे पास ये था कि ये जो एक्सपेंस है ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। दूसरा, ये एक फिक्स एक्सपेंस है जो कि आपका लगेगा ही लगेगा। तीसरा, कि ये डेबिट किया जाता है पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो ये डेबिट होगा पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि डेबिट साइड पे क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो डेबिट साइड पे तो रिकॉर्ड करना ही करना है। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ इस तरफ। तो बेटा डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ सिंपल सा, कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ, ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे रिवाइंड करके एक बार नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है छोटी सी। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करना है। देखो डेप्रिसिएशन एक सिंपल सा अगर मैं बात करूं, डेप्रिसिएशन बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको, डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या है, डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं, लेट सपोज कि मैंने भाई 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का मैंने क्या किया, एक लैपटॉप परचेज किया। मैंने इस डेट पर परचेजिंग की। यहां पर कब डेट आई मेरी सर, ये बेटा डेट आती है मेरी 2015 में। मैंने 2015 में परचेज किया था एक लैपटॉप एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज। अब जो लैपटॉप है इसका जो लाइफ है, हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप क्या है, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप हमारे पास कितने है बेटा, 1 लाख रुपए, है ना। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि भाई
एस्टिमेटेड लाइफ, हम कितने साल के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी मान के चल रहे हैं हम इसकी एस्टिमेटेड लाइफ मान के चल रहे हैं 5 ईयर्स की, कि भाई अगले आने वाले 5 सालों तक के लिए हमने इसको परचेज किया है, तो 5 साल तक ये एसेट्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, एंड आफ्टर द 5 ईयर इट विल बिकम जीरो। क्लियर? कि हमने क्या माना है कि 1 लाख का लैपटॉप 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू अपने आप जीरो पे आ जाएगी, यही मतलब हुआ ना। तो मेरा पॉइंट यह है कि हम एनुअल बेसिस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करें, हम कितनी वैल्यू को कम करते रहें ताकि आपका जो लैपटॉप है वो 5 साल में जीरो लेवल पे आ जाए। ठीक है, कैसे निकालोगे बच्चों? देखो आपने यहाँ पे क्या किया, सर यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए का परचेज किया, तो मैं इस पूरे ये 5 ईयर का पीरियड मेरा निकल के आता है, मैं इसको 5 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता हूँ, है ना, 1 2 3 4 और ये एक और ले लेते हैं यहाँ से, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरे हो गए 5 ईयर्स। ओके, अब मैंने इन 5 साल में यूज कर रहा हूं, यहां पर मुझे क्या चाहिए, जीरो। ये क्या है बेटा, ये लैपटॉप की कॉस्ट है ऑफ लैपटॉप, कितनी चाहिए मुझे, जीरो चाहिए। दैट मीन्स मैंने पूरी तरीके से उस लैपटॉप को यूज कर लिया। क्लियर? ठीक है, तो मुझे बताओ हर साल हम लोग कितना कितना, इसका मतलब क्या हुआ, हर साल कितना कितना यूज करेंगे बेटा, एनुअली यूजेज कितना आएगा, एनुअल यूजेज 1 लाख रुपए का लैपटॉप अगर आप 5 साल के लिए परचेस किया आपने, तो एनुअली कितना यूज कर पा रहे हो आप, सर एनुअली हम 20,000 रुपए यूज करेंगे, ऐसे निकालोगे ना 20,000 रुपए, हो गया हमारा काम। तो एनुअल लेवल पे आपने क्या किया, हर साल आपने 20,000 रुपए का लैपटॉप का बेनिफिट यूज कर लिया। तो जैसे ही आपने यूज किया तो क्या हुआ, 5 साल के बाद अपने आप जीरो हो गया। दिस 20,000 रुपीज जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, यूजेज कॉस्ट, है ना, हम एसेट्स यूज कर रहे हैं, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 20,000 रुपए। हम इसी को तो डैप बोलते हैं बेटा, यही डैप है। समझ में आया? जितना जितना आप यूज कर रहे हो हर साल, उतना उतना डैप लगता जा रहा है। क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है बेटा, अभी आपने कैसे निकाला बेटा, ये आपने ये फॉर्मूला निकल के आता है मेरे पास, तो यहां पर अगर मैं इसमें एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं, मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे कि भाई ये है क्या, कैसे निकाला आप लोगों ने, इसी को हम लोग बोल देते हैं फॉर्मूला बना देते हैं। तो क्या है बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला बन के आता है कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, किसी भी एसेट्स की कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू, जिसे हम रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। व्हाट इज दिस, अभी इसको समझाता हूं मैं एग्जैक्टली ये क्या होता है, उसके बाद आप इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर लोगे किसके साथ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट्स। डन? ये हमारा काम, ये क्लियर है आपको, समझ में आया? ठीक है सर, अभी हम चलते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको लिखवा देता हूं एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है। तो बेटा देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स की अगर बात करूं तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या क्या यूज होगा, देखो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में आपका यूज होगा परचेज वैल्यू। लेट सपोज मैंने यहाँ लैपटॉप आपको बताया, मैंने बोला लैपटॉप छोड़ो एक मशीनरी ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि भाई मैंने मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज की मैंने 1 लाख रुपए की। क्लियर? तो मेरी 1 लाख रुपए की हो गई मशीन। इस मशीन को लाने के लिए मैंने अलग से क्या पे किया, मैंने अलग से, लेट सपोज मैंने इस मशीन को परचेज किया यूपी से। अब यूपी से यहाँ तक लाने में कुछ खर्चा तो लगेगा ना आपका, लेट सपोज मैंने आपको बोला कि 10,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया इस मशीन को वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, प्लस मैंने क्या किया, प्लस मैंने इसमें कुछ इंस्टॉलेशन खर्चा लगा दिया, इस मशीन को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, बिना इंस्टॉलेशन के आप यूज़ नहीं कर पाओगे ना, तो आपने क्या किया, 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन में लगा दिए, और उसके लिए कुछ इरेक्शन वगैरह खर्चा करना पड़ा। ठीक है, लेट सपोज इरेक्शन में आपने 1,000 रुपये खर्च कर दिए। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, बेटा कॉस्ट ऑफ मशीनरी आपके लिए कितनी बन जाती है, आपके लिए मशीन की कॉस्ट 1 लाख नहीं है अभी, क्योंकि मशीन को आप यूज तब कर पाओगे जब ये सारे खर्चे आप अपनी तरफ से करोगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये सारे खर्चे दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, तो आपको करना क्या है, सिंपली ऐड ऑल दोज एक्सपेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो मशीन की कॉस्ट कितना आ जाती है बेटा, यहां से 1,13,000 रुपए की मशीन की हमारी कॉस्ट बन जाती है। समझ में आया? तो बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, परचेज वैल्यू प्लस एनी अदर एक्सपेंस टिल एसेट बिकम यूजेबल।
जब एसेट्स को आप जब तक यूज करने लायक नहीं बन जाता तब तक के सारे खर्चों को आप क्या करोगे, सिंपली कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड कर दोगे, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू, एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। अब आते हैं सीधा स्क्रैप वैल्यू पे। बेटा स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? सर स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू, ये भी मैंने आपको बताया था अभी कि रेजिडुअल वैल्यू भी हम इसे बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ एट सेल ऑफ एसेट्स। देखो जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था यहाँ पे, ये 1 लाख का लैपटॉप था, 5 साल यूज करने के बाद हमारे हिसाब से तो जीरो हो गया है ना, लेकिन आप आफ्टर मार्केट अगर इसे बेचोगे तो कहीं ना कहीं कबाड़े में यार कुछ तो मिलेगा इसका, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 500 रुपए, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कबाड़े की वैल्यू। जो भी अमाउंट आपको मिलेगा कबाड़ी वाले ले जाएगा, 1,000 रुपए में 100 रुपए दे जाएगा, उसी अमाउंट को आप क्या बोलोगे? स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू बोला जाता है। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से हम हमेशा इसे माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही आपको पैसा कुछ रिकवर होगा इट विल रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अभी मैंने क्या बताया था आपको, 1 लाख रुपए आपने खर्चा किया फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, बट अगर आपको पता लगता है कि 5 साल के बाद अगर आपको इसके 5,000 रुपए मिल जाते हैं तो आपका एक्चुअल खर्चा कितना हो, नेट आउटफ्लो इस पूरे 5 साल में आपकी जेब से कितना निकला? सर हमारी जेब से निकला था 1 लाख रुपए यहां, और एट द टाइम ऑफ लास्ट 5 साल के बाद आपको 5,000 रुपए रिकवर हो गए एज अ स्क्रैप वैल्यू। आपने मार्केट में से सेल किया और आपको 5,000 रुपए वहां से मिल गए, तो आपका जो नेट एसेट्स निकला, नेट कॉस्ट आपके लिए क्या पड़ी? नेट कॉस्ट आपके लिए पड़ी बेटा 1 लाख रुपए माइनस में 5,000 रुपए, तो आपके लिए तो नेट खर्चा कितना निकला? सर 95। यही तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स है ना। तो अगर आपके पास कभी किसी क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट्स के साथ स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है तो मेक श्योर इट इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। देन डिवाइड करोगे उसे फिर किसके साथ? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट्स के साथ, क्योंकि आपने एग्जैक्टली इतना खर्चा किया ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो आपका 5 साल के बाद कितना खर्चा निकल के आने वाला है? अब आप इसको यूज करोगे तो 19,000 रुपए हमारा खर्चा निकल के आ जाता है कि हर साल आप 19,000 रुपए खर्च करते रहो। 19,000 रुपए खर्च करने के बाद लास्ट में कितना बचेगा? 5,000 बचेगा, वो तो आपको रिकवर हो ही गया। समझ में आया? ठीक है सर, परफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक ये मेथड आपके पास अवेलेबल है जिसको यूज करके आप अपने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो जो आपके एमसीक्यू लेवल पे आ सकता है इसका क्वेश्चन एग्जाम में, कि आपको पूछ लेगा कि बता देगा भाई ये हमने एसेट्स परचेज किया एक पर्टिकुलर डेट पे, स्क्रैप वैल्यू ये दे रखी है, इतने साल के लिए हमने इसे परचेज किया था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं, बिकॉज आज की क्लास केवल और केवल बेसिक्स पे होने वाली है। बिकॉज मैं चाहता हूं आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाए डेप्रिसिएशन के कि एग्जामिनर तो क्या कोई भी आपसे कुछ भी पूछ ले डेप्रिसिएशन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मीनिंग से लेके कॉन्सेप्ट से लेके इन फॉर्मूलाज के अंदर कैसे डिजाइन किया गया है फॉर्मूला, वो सारी चीजें भी आपको सब कुछ A to Z पता होना चाहिए अबाउट द डेप्रिसिएशन एज पर योर क्लास 11th कोर्स। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम चलेंगे कि एग्जैक्टली मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि परसेंटेज लेवल पे हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको गिवन होगा, है ना। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको गिवन होगा तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग अ डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हो अभी। ओके, तो यहाँ तक अगर आप लोग आ चुके हो तो आई गेस कि आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। आगे क्या चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं? आगे हम लोग समझने वाले हैं बच्चों क्या, मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के अपने आप में कितने मेथड्स अवेलेबल हैं, है ना। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यहाँ से आपका थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यहाँ से आपको ऐसी ऐसी चीज़ सीखने को मिलेंगी जो तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहाँ पे 2 मेथड की हम लोग बात करते हैं। 2 मेथड में सबसे पहला जो मेथड हमारे पास निकल के आता है जिसका नाम है बच्चों क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ना बच्चों के बीच में ना बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, जिसे हम एसएलएम के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा स्कूल में, अगर आपका हो चुका है तो मैक्सिमम टीचर्स क्या बोलते हैं, एसएलएम, या फिर दूसरा मेथड हमारे पास निकल के आता है इसका नाम होता है बेटा WDV।
तो जो दूसरा मेथड हमारे पास क्या क्या नाम है उसका बेटा, WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है WDV। तो ये दो नाम जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं बच्चों के बीच में या टीचर्स के द्वारा, तो SLM और WDV। बट इन नामों को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, तो वो कौन कौन से नाम है वो भी आपको पता होने चाहिए, और इनके नाम वही क्यों है वो भी हम लोग समझने वाले हैं आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, तो आपको याद भी रहेंगे अच्छे से। इसका नाम क्या है, अगला नाम होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट, इसे बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट। एक छोटा सा नाम और है, एक क्वेश्चन के अंदर इस यूज किया गया है, दैट इज इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, कोई एक आदि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज इनिशियल कॉस्ट मेथड आपके पास है ना। क्यों ऐसा इसका नाम रखा गया है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो आ जाओ नेक्स्ट नाम के ऊपर, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है बच्चों, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और एक और नाम इसका होता है दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम है जो इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको ये याद रह जाएंगे, बट हाँ इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये एग्जैक्टली यही नाम इनके क्यों होते हैं वो भी हम लोग समझने वाले हैं। तो बेटा आ जाओ समझते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से इनके नाम ये रखे गए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पूरे पार्ट्स को इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। ये हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए, SLM मेथड के लिए, और ये वाला जो साइड यूज़ करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे WDV मेथड के लिए। एंड आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो कितना है बच्चों, 10%। मैंने बताया था डेप्रिसिएशन का मेथड आपको यूज जरूर करना है, लेकिन किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है वो क्वेश्चन आपको पक्का मेंशन करके देगा। आपको उसके लिए कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है कि हाँ 10% होगा, 20% होगा, 5% होगा, क्या ही होगा, उसकी टेंशन मत लो। ये 10% है या 20% है वो क्वेश्चन पक्का मेंशन करके देगा आपको, इसे बोलते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये पक्का बताएगा कि एनुअली कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है एक एसेट्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं WDV और SLM मेथड को, क्लियर। तो बेटा आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक परचेज वैल्यू ले लेते हैं। परचेज वैल्यू एक एसेट्स हमारे पास है, SLM के लेवल पे अगर देखूं यहाँ पे सेम वैल्यू आती है, यहाँ पर भी सेम परचेज वैल्यू। सर परचेज वैल्यू दोनों में हम लोग सेम लेके चल रहे हैं, कितनी कितनी, 1000 रुपए। यहाँ पे भी 1000 रुपए का एसेट्स मैंने परचेज किया, वहां भी 1000 रुपए का एसेट्स परचेज किया। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चलने वाले हैं अपने अगले पार्ट पे, जहां पर हम क्या करेंगे, दोनों में डैप माइनस करेंगे। तो पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो डैप लगेगा वो कितना लगेगा, 10% के रेट के हिसाब से वैल्यू आती है 1000 रुपये, आपकी 100 रुपीज, 1000 के ऊपर डैप लगा तो वैल्यू कितनी बची बेटा, 900 रुपये, है ना। फिर सेकंड ईयर का डैप दोबारा से चार्ज होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है यूज आप नहीं कर रहे हो, तो दोबारा से डैप कितना लगेगा, 100 रुपीज एज पर दिस वैल्यू। तो कितना अमाउंट आया बेटा, 800 रुपये। ऐसे ही हम करते हैं तीसरा थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में अगर हम डैप लगाते तो कितना आता है बेटा, आपका 100 रुपीज दोबारा से, तो वैल्यू कितनी आती है, 700 रुपये। ओके ठीक है जी, ये सारी चीजें क्लियर है। पहले साल डैप लगा 100, दूसरी बार भी 100, तीसरी बार भी 100 और वैल्यू कांस्टेंट बेसिस पे आपकी रिड्यूस कर रही है, 100 रिड्यूस करेगी। एंड 10% अगर एक साल का डैप है तो जाहिर सी बात है 10 साल के अंदर वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस वाले केस में क्या हुआ, वैल्यू आपकी लास्ट में आते आते जीरो हो जाएगी, खत्म काम, दैट्स इट। ओके अब इस वाले पे आ जाओ, इस वाले में डैप कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट ईयर का जो डैप लगेगा वो कितना आने वाला है, 100 रुपीज। कितनी वैल्यू बचेगी बेटा, 900 रुपये, परफेक्ट। एंड सेकंड ईयर में जो डैप लगेगा वो कितना लगेगा, अब जो डैप लगेगा बेटा वो 90 रुपीज का लगेगा, है ना। तो वैल्यू कितनी बचेगी, 810। फिर उसके बाद थर्ड ईयर का डैप दोबारा लगेगा आपका, तो वो कितना आएगा, 81 रुपीज का। तो वैल्यू कितनी बचने वाली है, 729 रुपीज। तो एक छोटा सा कॉमनली चीज आपने क्या नजर आया आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ पे जो डैप लग रहा है ना SLM में डैप हमेशा लग रहा है इस वाली वैल्यू पे, दैट मीन्स परचेज वैल्यू पे 10 आपका 100 दैट मीन्स 10% जो अप्लाई किया जा रहा है वो हर बार इस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है, 100 10% के हिसाब से, और वैल्यू रिड्यूस हो रही है। बट अगर इसकी मैं बात करूं तो इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, इस वैल्यू में जो डैप लग रहा है वो हमेशा जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है उस पर डैप लग रहा है, मतलब जो वैल्यू एग्जैक्टली कम होके आई है उस पर डैप लग रहा है ना। यहां देखो पहली वैल्यू पे किस पे डैप लगा आपका 1000, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू पे, और इसमें डैप किस पे लगा, सेकंड ईयर में ये डैप लगा जो वैल्यू कम होके आई है, दैट मींस रिटर्न डाउन मतलब नीचे वाली वैल्यू पे। तो नीचे वाली वैल्यू ये हो गई है अभी। उसके बाद दोबारा से डैप लगा, अब किस पे लगा, अब इस पे नहीं लगा, तीसरे साल में डैप लगा 810 रुपए पे, दैट मीन्स 81 रुपीज का डैप लगा और वैल्यू कम हो गई हमारी, ठीक है सर, परफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इन सब चीजों में से
देखो ये जो तीन चीजें हैं मैंने आपको बताई, देखो ये वाली तीन चीजें, ये क्या है बेटा, अब मैं एग्जांपल बताऊं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन, चाहे वो इसमें बात करूं, चाहे मैं इसमें बात करूं, चाहे मैं इसमें बात करूं, ये तीनों वैल्यूज क्या है, ये तीनों डेप्रिसिएशन की वैल्यूज हैं। और जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, तो बेटा इस वैल्यू को बोला जाता है बुक वैल्यू। मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कितनी वैल्यू बच गई है, दैट मीन्स आफ्टर चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन जो वैल्यू लेफ्ट ओवर बच जाती है उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू ही यूज की जाएगी चाहे आपका एसएलएम मेथड हो चाहे आपका डब्ल्यूडीवी मेथड हो, ओके। तो दोनों में बुक वैल्यू का नाम ही माना जाएगा इन दोनों को। तो यहाँ भी बुक वैल्यू और यहाँ भी बुक वैल्यू। तो आई गेस ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ओके अभी ये टॉपिक क्लियर है, ये समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है सर। अभी मैं आपको समझाने वाला था कि एग्जैक्टली ये सारे जो नाम है ना ये एग्जैक्टली किस तरीके से फेवर करते हैं उस टॉपिक में, है ना। तो चलो एक छोटा सा ना चार्ट के फेवर से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे नाम बनाए जाते हैं। ये देखो ये ग्राफ हमारे पास आता है, अगर मैं इस ग्राफ में इस तरफ लेके चलता हूँ डेप्रिशिएशन और इस तरफ लेके चलता हूँ क्या बच्चों, इस तरफ लेके चलते हैं हम लोग ईयर, इधर भी और इधर भी, डेप्रिशिएशन और ईयर, डेप्रिशिएशन और ईयर्स, है ना। अब जीरो ईयर, यहाँ से जीरो हो गया, मैंने यहाँ पे मशीन खरीदी तो डैप कहाँ लगेगा, डैप लगेगा एग्जैक्टली 1 साल के बाद, मतलब यहाँ, फिर यहाँ डैप लगेगा, फिर तीसरे साल में डैप लगेगा, फिर चौथे साल में, फिर पाँचवें साल में डैप लगेगा, फिर छठे साल में डैप लगेगा, है ना। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, है ना। अब देखो इस वाले साल में जो डैप लगा तो पहले साल तो डैप आएगा नहीं, यहाँ से डैप काउंट होगा इस वाले साल में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ले लेता हूँ और ये पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों, ये पॉइंट हो गया 100 रुपीज़ का डैप इसी चार्ट का। अगर मैं इसमें सारे डैप को यूज़ करके एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पहले साल में डैप लगा, दूसरे साल में डैप कितना है बेटा 100 रुपीज़ अगेन, तीसरे साल में डैप कितना है बच्चों 100, चौथे साल में डैप कितना आएगा सर 100, पाँचवें में कितना डैप आएगा 100, चौथे में कितना आएगा, सिक्स में कितना आएगा 100 एंड सेवन्थ में कितना आएगा 100। दैट मीन्स अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए इन सभी पॉइंट्स को यूज करके तो आपकी एक एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, इसका मतलब इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, इस मेथड का नाम क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर। अब एक छोटे से पॉइंट देखो कि जैसे जैसे ये डेप्रिसिएशन लगेगा वैसे वैसे क्या ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू, अब यहाँ पे कॉस्ट तो मैंने यहाँ पे यूज किया नहीं है, तो एक बात आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, एक साल में 100 रुपए का डैप, फर्स्ट एक साल में 100 रुपए का डैप, तो 10 साल में कितना डैप हो गया बेटा, 10 साल में 1000 रुपए का डैप हो गया, और 1000 रुपए की मशीन परचेज की थी, इसका मतलब 1000 रुपए का डैप, 1000 रुपए की मशीन, जीरो हो गया एट अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। इस वाले केस के अंदर आपकी बुक वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, मतलब एसेट्स की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, खत्म, दैट्स इट। बट इस वाले के अंदर अगर मैं बात करूं, इस वाले में बात की जाए तो पहले साल डैप कितना लगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, पहले साल में यहाँ पे 100 रुपीज़ का डैप आया, दूसरे साल में डैप कितना आएगा बच्चों, पहले साल 100 का आया, दूसरे साल में कितना डैप आएगा 90 का, तो 90 मतलब यहाँ दूसरे पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तीसरे पॉइंट कितना आया था बेटा 81 आया था, तीसरे पॉइंट 81 मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा और डाउन ले लेते हैं, तो तीसरे साल का डैप एग्जैक्टली इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, आपका जो डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिल रहा है डेप्रिसिएशन का इस वाले मेथड में, समझ में आया कि इस वाले मेथड का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है, बट इसमें क्या है एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, इसी वजह से इसके सारे नाम ही डाले गए हैं। पहला जैसे नाम क्या है स्ट्रेट लाइन, तो ये तो आपने समझ ही लिया कि कोई स्ट्रेट लाइन बनती है सारे डेप्रिसिएशन यूज करके। दूसरा नाम क्या है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, हर साल जो डैप लग रहा है वो फिक्स लग रहा है, 100 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो 100 रुपीज का अमाउंट लग रहा है। तीसरा नाम क्या है ओरिजिनल कॉस्ट, क्यों ओरिजिनल कॉस्ट है, बिकॉज इस मेथड में जो डैप लग रहा है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, दैट मीन्स 1000 के ऊपर 10%, फिर दोबारा से 1000 के ऊपर 10%, फिर दोबारा से 1000 के ऊपर 10%, इसीलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट भी कहा जाता है। इनिशियल कॉस्ट का मतलब होता है सबसे पहले जो खर्चा किया गया, सबसे पहली जो वैल्यू है हमेशा उसी पे डैप लगता है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो सबसे पहली वैल्यू क्या थी, ये थी पहली वैल्यू, और इसी पे डैप लग रहा है हर बार, ठीक है। तो इस चार्ट के हिसाब से हमें समझ में आता है कि हाँ ये सारे नाम जो है वो जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, तो सारे नाम फिट बैठते हैं हमारे, जो एक ही मेथड के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला नाम है बेटा इस वाले के लिए डब्ल्यूडीवी के लिए डब्ल्यूडीवी के लिए क्या नाम है, सबसे पहला नाम आता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन मतलब
हर बार वैल्यू कम हो रही है। देखो डेप्रिसिएशन की वैल्यू पहले 100 थी, फिर 90 आ गई, फिर 81 आ गई, फिर और कम हो जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसी वैल्यू कम होती रहेगी, है ना। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, हर बार आपका वैल्यू जो है ना वो रिड्यूसिंग वैल्यू, इस वाली वैल्यू पे डेप कैलकुलेट किया जा रहा है। डिमिनिशिंग वैल्यू मतलब डेप की वैल्यू भी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज जो वैल्यू कम होके आती है ये वाली हर बार, उसी पे डेप लगता है। रिड्यूसिंग वैल्यू का भी मतलब भी सेम ही है आपका, है ना, क्योंकि हर बार जो डेप है वो रिड्यूस करेगा। और रिड्यूसिंग वैल्यू मतलब डैप रिड्यूस करता रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहने वाला डैप, जैसे इसमें डैप कांस्टेंट रहेगा। तो तीनों नाम अगेन एक साथ, सब तीनों नाम का मतलब एक ही है, इसीलिए हम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गेस ये टॉपिक आपको अच्छे से एक समझ में आया होगा कि हाँ किस तरीके से हम लोगों को डेप्रेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है, डेप्रेशन में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। समझ में आया? ठीक है। अगर यहाँ तक टॉपिक अगर आप आ चुके हो, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है, तो आई कैन मेक श्योर कि आपका सारा का सारा डेप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट और जाते जाते दे देता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक और आप मेंशन कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। ये छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखना है आपको? बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन, आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे? बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन, एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम योर क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन में से ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको निकाल के बाहर लिख लेनी है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपके घर में आता हूँ, एक आपके किचन में जाकर एक चाय बनाने के लिए, सिंपल है, चाय एक छोटा सा टास्क है ना चाय बनाना, बट अगर आपकी किचन में जाकर मैं चाय बनाना चाहूँ तो कितना टाइम लगेगा? हालांकि चाय बनानी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है चाय तो, है ना। लेकिन अगर उसको बनाना है तो कितना टाइम लगेगा आपके हेल्प के बिना, है ना। सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं आपके किचन के अंदर, सब कुछ रखा हुआ है, चीनी भी वहाँ रखी है, दूध भी है आपका, है ना, पैन भी अवेलेबल है, गैस भी अवेलेबल है, सब कुछ तो अवेलेबल है। लेकिन मुझे सब कुछ ढूंढना पड़ेगा बार बार जाके, है ना, मुझे देखना पड़ेगा बार बार जाके कि हाँ सब कुछ चेक करना पड़ेगा, भाई क्या क्या रखा है, कहाँ रखा है, क्या कहाँ रखा है, तो टाइम लगेगा। अब आप मेरी एक छोटी सी हेल्प ये कर देते हो कि जो भी रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग अ टी, आपने सारा रॉ मटेरियल निकाल के मुझे एक जगह पे लिख के दे दिया, एक जगह पे रख के दे दिया, और आप बोला कि सर आप चाय बना सकते हो। तो अब चाय बनाना कितना आसान है, बहुत इजी हो जाएगा आई गेस, क्योंकि अब तो सब कुछ मेरे सामने ही है, जो यूज़ करना है फटाफट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि डेप्रेशन का जो क्वेश्चन है ना आपको पैराग्राफ फॉर्म में मिलेगा, और पैराग्राफ फॉर्म में ना चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है चांसेस ऐसे हैं कि कुछ चीज़ों को आप डबल पढ़ लो, या कुछ चीज़ों में आप गलतियां कर दो, क्योंकि डेट्स के साथ, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेप्रेशन के चैप्टर में। गलत डेट अगर आपने उठा ली, इस्तेमाल कर लिया, तो पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत हो। ओके, तो आपको क्या करना है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको निकाल के लिख लेने हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं आपको वो दे देता हूँ, लिख लो बेटा आप कहीं पे कि कौन कौन से आइटम होने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला जो आइटम होने वाला है वो होने वाला है, आप इसी तरीके से मेंशन करना अपने पास, क्या लिखोगे आप? डेट ऑफ परचेज, कि किस डेट को सामान खरीदा गया और क्या वैल्यू है उसकी, और ब्रैकेट में पी, है ना। सेकंड जो आप चीज़ें लिखोगे वो क्या निकालोगे आप? अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर ना वो डेट ऑफ परचेज के साथ साथ डेट ऑफ सेल भी आपको देगा, उसके बाद कितने में सेल किया, सेल वैल्यू, और फिर लिखोगे यहाँ पे एस, ठीक है, S5 नहीं बेटा, एस है, एस। अब ये लिखना क्यों है आपको? देखो ये एस और पी, क्योंकि जब आप डेट लिखो तो ये भी डेट है और ये भी डेट है, यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, इसका मतलब रुपीस के अंदर ये वैल्यूज आपको गिवन है। आपको पी और एस देख के पता लगेगा कि कौन सी सेल वैल्यू है, कौन सी परचेज वैल्यू है। ओके, तीसरा जो पार्ट आपको चाहिए होगा दैट इज डेप्रिशिएशन का रेट। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्वेश्चन में हमेशा आपको बता देगा, जो भी मेथड होगा आप साइड में लिख लेना कि वो WDV है या फिर वो SLM मेथड है, ये भी आप मेंशन कर लेना। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, बस आपको निकाल के बाहर लिख लेना है क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, ताकि बार बार क्वेश्चन में जाना ना पड़े आपको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ईयर क्लोज। अब किसी भी क्वेश्चन में जो ईयर क्लोज हो रहा है वो या तो 31 दिसंबर को होगा या तो वो होगा 31 मार्च को, इसके अलावा और कोई डेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला, इसीलिए बोला क्योंकि अगर आपने इसको इस्तेमाल किया, बिकॉज आपके स्टडी मटेरियल के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होते हैं, बट अगर फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में गिवन ना हो, आपको गिवन क्या हो बच्चों, कैलेंडर ईयर,
और आपने ध्यान नहीं दिया। तो आपने क्या किया, पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर दोगे आप, लेकिन टीचर लास्ट में क्या करेगा, एक छोटी सी लाइन मारेगा और सारा गलत कर देगा, इसका मतलब 0 नंबर। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, जहां पर आपने इसको ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट करते टाइम लिखना है कि भाई कौन सा ईयर यूज किया जा रहा है। ओके, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको क्वेश्चंस के साथ एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें कि कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करने वाला है, ये भी हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट।